नमस्कार सभी को। जैसे कि आप देख रहे हैं, नवमांश चक्र विवेचना, अर्थात नवमांश भी बोला जाता है, नौवांश भी बोला जाता है। आपने कई ज्योतिषों को, आचार्यों को कहते हुए सुना होगा कि नवमांश या नौमांश चक्र का इस्तेमाल, इसका प्रयोग सिर्फ दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए करा जाता है, वैवाहिक जीवन को देखने के लिए करा जाता है। सुना होगा आपने, लेकिन नहीं। नवमांश चक्र की महत्ता इतनी है कि जैसे लग्न शरीर तो नौवांश उसकी आत्मा। ये मैंने, आपको याद होगा बेसिक में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि षोडश वर्ग शुरुआत में आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर प्रकाश जी ने शुरू का, अगर बेसिक का अगर क्लास देखी हो, उसमें मैंने बोला था कि शुरुआत में ये कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जिस चक्र की महत्वता है वो है नौवांश चक्र की। पढ़ा था फिर प्रकाश जी, आपने वो वीडियो देखा था? हाँ, नौवांश चक्र की महत्वता क्यों है, इसका अनुमान आपको अब हो जाएगा। ऊपर आप जैसा कि देख रहे होंगे, नवमान चक्र विश्लेषण क्यों है, इसकी महत्वता, इसका अंदाजा अब आपको हो जाएगा। नौवांश चक्र की इतनी महत्वता है कि दक्षिण भारत के अंदर भी और उत्तर भारत के अंदर भी, जिस प्रकार हमारे उत्तर भारत में चंद्र कुंडली की महत्वता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में नौवांश कुंडली की महत्वता है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तीन चक्र होते हैं, तीन चक्र होते हैं, तीन पार्ट होते हैं कुंडली के। कौन से? लग्न, जो प्रमुख है, लग्न। सबसे पहला तो लग्न होता है। दूसरा आपका नौमांश कुंडली, नौमांश चक्र या नवमांश चक्र। तीसरा चंद्र कुंडली। ये तीन कुंडलियां, तीन पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा की महत्वता क्या है बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। तो इसलिए चंद्र कुंडली की महत्वता क्या है समझ गए होंगे। नौमांश कुंडली की महत्वता के बारे में मैं आपको आज बताता हूं, लेकिन इन तीन कुंडलियों को वर्णन करने का मेरा मूल उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी के षोडश, बाकी के वर्गों की कोई महत्वता नहीं है। लेकिन अगर आप लगने से ही कुछ बातों का ध्यान रखकर उसका प्रभाव निकाल लेते हैं, तो आपको इन वर्गों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लग्न से ही कुछ सिद्धांतों को दिमाग में रखकर प्रभाव निकालना जानते हैं या जान जाएं, तो आपको बाकी के वर्गों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन वर्गों में जाकर कोई आप विशेष खोज नहीं निकाल पाएंगे, सामान्य नहीं निकाल पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कुंडली है, लड़के का नाम दिनेश है, आप देख रहे हैं सामने। इसका D1 यानी कि लग्न, और D9, D9 को बोलते हैं नौमांश। ये दोनों आपके सामने हैं और आप देख रहे हैं, और मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको सिद्ध कर दूंगा कि नौवांश कुंडली की महत्वता इतनी क्यों है। ऐसा क्या होता है कि जब नौवांश कुंडली में जब कोई ग्रह बलवान हो, भले ही वो ग्रह जन्मांक में कमजोर हो, तो वो ग्रह बलवान हो जाता है, कमजोर नहीं कहलाता। और ऐसा क्या होता है कि जन्मांक में कोई ग्रह बलवान हो लेकिन नौवांश में कमजोर हो, तो वो ग्रह बलवान होने के बावजूद भी कमजोर हो जाता है। नौमांश कुंडली का मतलब होता है नौमांश, नवमांश यानी कि नवम का अंश। कुंडली का नवम भाव कौन सा है? लग्न कुंडली के अंदर नौवा, नवम भाव। आपके भाग्य के, भाग्य का अंश, नौवा अंश अर्थात नौवांश, आपके भाग्य को प्रदर्शित कर रही है नौवांश कुंडली। नौवांश कुंडली केवल आपके दांपत्य को नहीं, आपके भाग्य को प्रदर्शित कर रही है। इस बात को याद रखिएगा। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, नौवांश कुंडली केवल आपके दांपत्य जीवन को दर्शाने के लिए नहीं है, वर्ण आपके भाग्य को प्रदर्शित कर रही है ये। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आप देख रहे हैं,
वृष लगन की कुंडली है इस बालक की, इस व्यक्ति की, माफ कीजिएगा, व्यक्ति की। और वृष लगन की कुंडली है। इस लगन के अंदर अगर आप ग्रहों की स्थिति पर गौर करें तो आप देखेंगे कि शुक्र मकर राशि में, मंगल मकर में, राहु शुक्र मंगल की युति कुंडली के नवम भाव में मकर राशि में है। दसम में सूर्य बुध कुंभ राशि में बैठे हैं। ठीक है। शनि अष्टम में बैठे हैं। गुरु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में। चंद्र और केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में स्थित है। आप एक कोशिश करें, प्रयास करें, नौवांश कुंडली पर एक बार नजर डाल के देखें। आपको शुक्र उच्च के नजर आ रहे होंगे नौवांश कुंडली में। दसम भाव में मीन राशि में बैठे हैं शुक्र, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। सूर्य भी उच्च राशि के स्थित है। चंद्रमा सौ राशि के हैं। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। मंगल उच्च के हैं। यानी कि नौवांश के अंदर इस जातक की अगर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो बलवान है या कमजोर है? बलवान है। नौवांश में अगर इस व्यक्ति की कुंडली को देखा जाए तो ये बलवान है। ग्रह स्थितियां, सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा कर्क राशि में है, शुक्र उच्च के हैं। और वहीं आप जन्मांक में देखें तो जन्मांक में आपको मंगल के अलावा कोई भी ग्रह उच्च का नजर नहीं आएगा। अब जैसे इस बालक के ऊपर, इस माफ कीजिएगा फिर बालक निकल गया, इस व्यक्ति के ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य कुंभ राशि में स्थित है। यानी कि अपने नैसर्गिक शत्रु की राशि में, यानी कि नैसर्गिक शत्रु। सूर्य शनि को अपना शत्रु मानते हैं और शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। और शनि से सूर्य तात्कालिक मैत्री में है, समभावस्थ हो गए। ये भी नजर आ रहा हो आपको, यानी कि समभावस्थ हो गए, सामान्य फल देने वाले हो गए। लेकिन वही अगर आप इनकी नौवांश कुंडली पे अगर नजर डालें तो सूर्य उच्च के बैठे हैं एकादश भाव में। नजर आ रहा है प्रकाश आपको? सूर्य उच्च के बैठे हैं। तो इस हिसाब से सूर्य को बल मिला या नहीं मिला? सूर्य को बल प्राप्त हो गया। क्यों? नौवांश कुंडली का मतलब, आप नवम, नौवांश कुंडली का अर्थ होता है नवम का अंश अर्थात भाग्य का अंश। नौवांश कुंडली केवल आपके दाम्पत्य जीवन को नहीं दर्शाती, वर्ण आपके भाग्य को दर्शाती है। अगर, जो शास्त्रकारों का कहना है, ये मैं अपनी तरफ से कोई नया समीकरण नहीं बना रहा, कोई नई इक्वेशन ज्योतिष की नहीं बना रहा हूं, कि शास्त्रकारों का कहना है कि नौवांश में कोई ग्रह उच्च का और भले ही वो जन्मांग में कमजोर हो तो वो ग्रह कमजोर नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वो ग्रह जन्मांग में यदि बलवान है और नौमांश में कमजोर है तो वो कमजोर ही माना जाएगा। ये स्थिति है, इतना बल है नौमांश का, इतना बल है। अब इस सूर्य की महादशा जब इस जातक की कुंडली में लगेगी, हालांकि सूर्य इस लगन के अंदर अगर आप गौर करें, इस लगन के शत्रु हैं, अति शत्रु। शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन दसम में सूर्य दिग्बली होते हैं, सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। इस लड़के का जन्म दोपहर के 2 बजे का है। ठीक है। दोपहर के 2 बजे सूर्य कितने बली होते हैं? समझ गए होंगे आप, पूर्ण बली होते हैं। तो समय का बल मिलने से और दसम में सूर्य होने से ये कुंडली इतनी मजबूत हो गई है। और नौवांश पाठ को जब आपने देखा, पन्ना पलट के नौवांश का जो कि इस तरफ है, तो आपको नजर आया यहाँ तो सूर्य उच्च के हैं। एक तो दोपहर का, दोपहर के मध्य का, दोपहर के मध्य समय में इसने जन्म लिया। सूर्य दसम में बैठे हैं, दसम में सूर्य दक्षिणायन होते हैं और दोपहर के मध्य का जन्म है इसका। और नौमांश में यही सूर्य उच्च राशि के बैठे हैं। ये सूर्य की जो महादशा है, इसके जीवन में इसको कार्य क्षेत्र में बुलंदियों पर ले जाने वाली होगी।
निसंदेह अष्टम में शनि बैठे हैं, शनि की दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में समस्या तो देखने को मिलेगी, संघर्ष देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी सभी समस्याओं को पार करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, सभी समस्याओं को पार करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। मैंने आपको पूर्व में एक विषय पढ़ाया था कि जब राहु या केतु आप किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों और नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो वह उसके समान स्वरूप बना लेते हैं और फायदा करने लगते हैं। अगर आप देखें गौर करके, तो तीसरे भाव में कर्क राशि में केतु बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो पहले तो इन्होंने चंद्रमा का स्वरूप बनाया और चंद्रमा के समान ही फल देने लगे। तो कहीं ना कहीं इस युति का भी लाभ देखने को मिलेगा जातक को। यही आपको ज्योतिष लगानी है, यही आपको ज्योतिष लगानी है बड़े ध्यान से। पढ़ाया था मैंने, आप गौर कर सकते हैं इस चीज पर। राहु और केतु से दुर्योग का निर्माण होता है, ये बात सच है। केतु और चंद्रमा की युति जातक को नकारात्मक ऊर्जा वाला, अज्ञात भय वाला, और इसके साथ साथ अनिद्रा, एकाग्रता में कमी, मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस देती ही देती है। लेकिन अगर आप गौर करें, जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठेंगे तो उसका स्वरूप बना लेंगे, और शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसके समान फल देने लगेंगे। ये याद रखिएगा, राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भी घर में बैठते हैं या ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके समान फल देते हैं। तो चंद्रमा के घर में और चंद्रमा के साथ बैठ के चंद्रमा के समान फल देंगे नहीं देंगे? देंगे। इस दुर्योग का प्रभाव तो देखने को मिलेगा अभी जो मैंने बताया। अज्ञात भय, नींद की कमी होना, नकारात्मक ऊर्जा वाला होना, अनिद्रा, एकाग्रता में कमी होना, डिप्रेशन, ये सब तो देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसको एक अलग प्रभाव भी देखने को मिलेगा अपने जीवन काल में। यह है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज के इस कलयुग में दुर्योग भी कहीं ना कहीं अपना लाभ दे रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुर्योग केवल कष्ट देते हैं ऐसा नहीं है। आज के इस भौतिक परिवेश के अंदर भी दुर्योग लाभ देने वाले होते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि ज्योतिष के जितने भी प्रिडिक्शंस हैं, ज्योतिष के जितने भी फल कथन हैं, वो देश काल और परिस्थिति पर निर्भर होते हैं, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी पर निर्भर होते हैं। जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि आज के परिवेश में अगर आप देखें, एक पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी सारे सुखों को प्राप्त कर रहा है। अंत क्या होगा वो एक अलग छोड़िए, लेकिन सुखों को तो प्राप्त कर रहा है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी भी कुंडली में दो या तीन ग्रह, चार ग्रह उच्च के होते हैं, तो वो उस कुंडली बलवान हो जाती है। और जिस कुंडली के अंदर भी तीन या चार ग्रह नीच के होते हैं, वो वो भी कुंडली अत्यधिक बलवान हो जाती है। दोनों ही कुंडलों में जातक सुख भोगता है। फर्क इतना है, वो सुख उसको उत्थान की तरफ ले जाएगा, और दूसरा जो नीच वाला सुख है वो उसको पतन की ओर ले जाएगा। यह है। हेलो। नमस्कार विश्वनाथ जी। हाँ गुरु। आप क्या, मुझे लग रहा है बिजी हैं आप। नहीं नहीं गुरु, वही ड्राइविंग में था मैं, तो अरे अरे वही अरे अरे। सामने लगा के सुन रहा हूँ मैं। ना 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 ना, वो तो बड़ा रिस्क हो जाएगा। खैर कोई नहीं, आप ड्राइविंग नहीं नहीं, करिए। वो कुछ भी नहीं होता, सामने लगा ले तो 5-10 मिनट नहीं, में रीच होम ऑल्सो। वो ठीक है, आप मुझे समझा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। आप पहले घर पहुंच जाइए, उसके बाद देखेंगे सब कुछ। ठीक है गुरु। मीनाक्षी जी। नमो नमः गुरुजी। नो नो नो। कुछ दृष्टि प्रकट करेंगी आप? हाँ जी सर बोलिए। जी।
हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ, बोलिए। कुछ दृष्टि अपनी डालेंगी इस पर आप, इस विषय पर? हम्म, मैंने तो थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बस ये है कि आपने बताया कि नवांश जो होता है वो हमारे दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता है, और साथ के साथ हम भाग्य को भी दर्शाता है। और नौवांश जो कुंड नौवांश हाँ जी। कुंडली और ज्योतिष कहते हैं कि नौवांश कुंडली केवल वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। नहीं, नौवांश कुंडली केवल वैवाहिक जीवन को ही नहीं दर्शाती, वर्ण आपके भाग्य को दर्शाती है। क्योंकि नौवांश या नवमांश का अर्थ होता है नवम। नवम का अंश अर्थात नौवांश। नौवांश का अर्थ होता है नवम का, आपके भाग्य का अंश। नौवांश कुंडली केवल दाम्पत्य जीवन को नहीं दर्शाती, वरन आपके भाग्य को दर्शाती है। इस बात को आप बिठा लीजिए। पहली चीज, नौवांश कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह बलवान है लेकिन जन्मांक कुंडली में वो कोई ग्रह कमजोर है, तो वो ग्रह कमजोर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर कोई ग्रह बलवान है और नौवांश में वो कमजोर है, तो वो कमजोर माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यहां पर अगर आप उदाहरण ले लीजिए कोई सा भी, जैसे मंगल को देख लीजिए आप। मंगल नौवांश जन्मांक और नौवांश में मकर राशि में बैठे हैं, तो मंगल इस हम्म। जातक की कुंडली के अंदर अत्यंत बलवान हो गए। अत्यंत वर्गोत्तमी इसे बोलते हैं। जब कोई ग्रह जन्मांक और नौवांश में एक ही राशि में होता है, जब कोई ग्रह जन्मांक और नौवांश में एक ही राशि में होता है, उसे वर्गोत्तमी बोलते हैं। वो ग्रह अत्यंत बलवान होता है। ये याद रखिएगा इस चीज को, अत्यंत बलवान होता है वो ग्रह। नौवांश कुंडली को आज विस्तार से समझाने का ये कारण था कि आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि नौवांश कुंडली केवल और केवल वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित कर रही है। ऐसा नहीं है। नौवांश कुंडली आपके भाग्य को प्रदर्शित कर रही है। इतनी इसकी प्रायोरिटी है, इतनी इसकी विशेषता है, अर्थात इसकी महत्वता चरम पर है, सर्वशिखर पर है। इसलिए दक्षिण के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर ज्योतिषी जन्मांक और नौवांश को देखते हैं, लेकिन हमारे उत्तर भारत में जन्मांक, नौवांश और चंद्र को देखते हैं। तीन कुंडलियों को देखते हैं, नौवांश कुंडली, चंद्र कुंडली और जन्मांक कुंडली। जिसमें से प्रमुख जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली। दूसरी आपकी नौवांश, तीसरी आपकी चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली को क्यों देखते हैं? क्योंकि सारी घटनाएं मन पर घटित हो रही हैं। सारी घटनाओं का साक्षी कौन है? मन। एक मन ही है जो हमें सारा जीवन भटका रहा है। इसलिए चंद्र कुंडली की विशेषता, महत्वता क्यों है, पहले भी बता चुका हूं। एक बार मैंने स्वतंत्र रूप से इसके ऊपर मैंने एक घंटा मैंने इसके ऊपर कुछ बताया भी था। आपको चंद्रमा के ऊपर चर्चा भी करी थी, चंद्रमा की महत्वता क्यों है। ये है, तो वो आप समझ गए होंगे। ये है, तो ये है नौमांश कुंडली। एक उदाहरण दिया मैंने, एक लड़का है दिनेश, जिसकी कुंडली है ये, और वर्तमान में इसके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है। वृष लगन की कुंडली है। सूर्य शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। पहली बात, अगर देखा जाए कि सूर्य की महादशा तो खराब जाएगी, लेकिन नहीं, सूर्य की महादशा के अंदर इस लड़के का ट्रांसफर हो गया। अब ये जयपुर के अंदर जो है, बहुत अच्छे एक होटल के अंदर ये मैनेजर है इस समय, सूर्य की महादशा में। और इस महादशा में, और ज्योतिषों ने बोला था कि ये सूर्य की महादशा परेशानी देगी, नौकरी से हटाने वाली होगी, समस्या देने वाली होगी, अपमानित कराने वाली होगी, मान हानि कराने वाली होगी। लेकिन इसमें उसका प्रमोशन हो गया है। क्योंकि ये सब एक लंबे समय बाद थोड़ा इनका ज्योतिष से विश्वास खत्म हो गया था। क्योंकि कई लोगों ने थोड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना नजरिया है। उसके बाद ये किसी व्यक्ति के माध्यम से मिले थे, तो मैंने बताया इन्हें, मैंने कहा ऐसा नहीं है। ये सूर्य की महादशा, सूर्य आपके नौमांश में उच्च के हैं और दशम में दिग्बल ही हैं और दोपहर के मध्य में आपका जन्म है। निश्चिंत रहिए, सूर्य की महादशा के अंदर आप विकास करेंगे, विस्तार लेंगे, उन्नति करेंगे। बस वही है। खैर, संघर्ष तो थोड़ा है, शनि की दृष्टि पड़ रही है अ, कर्म भाव पर। संघर्ष तो है, लेकिन संघर्ष होने के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं अपने। खैर, ये तो हो गया नौमांश कुंडली का। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बहुत प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं आपको बता देता हूँ।
लेकिन नोटिस कर रहा हूँ मीनाक्षी जी, अब आप जो है नजर नहीं आती। आप जो है, अब आप पूरा फुल टाइम आपका जो है कैमरा बंद ही रहता है और कोई गतिविधि नहीं होती आपकी साइड से। सौरभ जी को भी मैंने आज देखा है, एक समय बाद। हम्म। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रह दृष्टि प्रभाव। ग्रह दृष्टि प्रभाव, ये दूसरा विषय है। ग्रह दृष्टि प्रभाव। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों से आपका धन नहीं टिक पा रहा है, किस मद में, किस कार्य में जाने के चलते वो धन नहीं टिक पा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुंडली का द्वितीय भाव को मैंने हाईलाइट कर रखा है इस समय। ठीक है, उजागर कर रखा है। आप जानते हैं अच्छे से कि द्वितीय भाव होता है धन संचयन का। द्वितीय भाव होता है धन संचयन का। यहां से क्या देखा जाता है? धन, यानी कि आप, ये है दसम। दसम और अगला है लाभ। अपने कर्म की बदौलत जो धन आगमन आप करेंगे, जो धन लेकर आएंगे, उस धन को स्थिरता कहाँ मिलेगी? कुंडली के द्वितीय भाव में। उदाहरण के तौर पर ये है आप, ये है आपका घर। पूरे दिन, पूरे दिन अफरा तफरी, पूरे दिन भाग दौड़, पूरे दिन, पूरे दिन एक संघर्ष करने के बाद आपको स्थिरता कहाँ मिलती है? अपने घर में आकर। पूरे दिन एक संघर्ष करने के बाद आपको स्थिरता कहाँ मिलती है? अपने घर में आकर। अगर एकादश को लग्न बना दें तो द्वितीय भाव कुंडली का चतुर्थ भाव बन जाएगा। तो जो आप अपने कर्म के द्वारा जो लाभ अर्जित करेंगे, उस लाभ, वो लाभ कहाँ टिकेगी? कुंडली के द्वितीय भाव में। क्योंकि एकादश को यदि लग्न बना दिया जाए तो द्वितीय भाव चतुर्थ बनेगा नहीं बनेगा? क्यों विनाश? चतुर्थ बनेगा नहीं बनेगा? इसलिए क्योंकि धन को स्थिरता कहाँ मिलेगी? द्वितीय भाव में। धन संचयन, इसलिए इसको बोला जाता है धन संचयन। क्योंकि चार घर आगे होने के कारण ये धन के टिकने का भाव बन जाता है, धन के स्थिर होने का भाव बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, ये हो गया, मैंने आपको बताया सबसे प्रथम बिंदु के धन आगमन, ये एकादश भाव धन आगमन है। और धन कहाँ टिकता है? कुंडली के चार घर आगे गिनकर धन संचयन पर। क्यों धन संचयन बोला जाता है इसे, वो मैंने आपको कारण बताया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ग्रह जहां बैठा होता है उससे ज्यादा प्रभावी वहां होता है जहां उसकी दृष्टि होती है। ग्रह जहां बैठा होता है उससे ज्यादा प्रभावी वहां होता है जहां उसकी दृष्टि होती है। पहली चीज। दूसरी बात, दूसरी बात यह है, एक चीज, धन सभी चाहते हैं धन। अविनाश भी चाहता है धन, सब चाहते हैं धन। कौन नहीं चाहता धन? बड़ा धन। हम सभी अपने पुरुषार्थ से, अपने पोटेंशियल से, अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान की बदौलत धन ले तो आते हैं। लेकिन अंत में कुछ लोग बोलेंगे कि हम धन तो ले तो आते हैं लेकिन वो धन टिक नहीं पाता। और कुछ लोग ये भी कहेंगे
कि महीने के एंड में हमें उल्टा पैसे लेने पड़ते हैं कहीं और से? जरूर बोलेंगे। तो मैं आपको कारण बता रहा हूं क्यों ऐसा हो जाता है कि धन नहीं टिक पा रहा। मैं आज आपको उपाय नहीं बताऊंगा, अगर उपाय बताए तो फिर मैं भी उन्हीं गिनती में आ जाऊंगा जो और जगह जगह हो रहा है। मुझे मुझे उपाय नहीं बताने, मैं बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है ये, किस कारण से हो रहा है, क्यों नहीं टिक पा रहा, किस मद में, किस जगह चला जा रहा है आपका पैसा। आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो खैर, सूर्य, शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा से। अगर सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे तो वो कहां से बैठ के देखेंगे? सूर्य अगर कुंडली के, यहीं बैठ जाओ, द्वितीय भाव को देखेंगे तो कहां से बैठ के देखेंगे? तो जैसा कि स्वाभाविक है, अष्टम से बैठ के देखेंगे, कुंडली के अष्टम भाव से बैठकर सूर्य देखेंगे द्वादश भाव को, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, है ना। माफी चाहूंगा, थोड़ा परिस्थिति वशात जो है, जैसे कि आप जानते हैं मैं गुरुकुल में हूँ, तो थोड़ी जो व्यवस्था को लेकर मैं माफी चाहूंगा, ये है। लेकिन कोई नहीं, मेरी बात मेरे अपनों के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य अष्टम में बैठेंगे तो कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे। सूर्य अष्टम पे बैठेंगे तो कुंडली के द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, और सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सातवीं। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, वो है सातवीं। सूर्य सातवीं दृष्टि से देखते हैं। सूर्य कहां से देखते हैं? सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, सातवीं। अष्टम पे बैठेंगे सूर्य तो कुंडली के द्वितीय भाव पर इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी, जो है पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ग्रहों के राजा हैं जैसे कि आप जानते हैं, और अष्टम पे सूर्य बैठे होंगे तो अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, पिता से धन की प्राप्ति होगी, शासन प्रशासन से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहों के राजा हैं, तो इनका धन संचयन नहीं हो पाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो बात की बात है, ऐसे व्यक्तियों के जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य हो, तो पूर्वार्ध की उपेक्षा उत्तरार्ध में इनके पास धन ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास लिक्विड अमाउंट में, यानी कि कैश अमाउंट में पैसा कभी नहीं टिक सकता। पैसा ये तभी टिक सकता है जब ये उसको अचल संपत्ति में कन्वर्ट करते हैं या स्थायी संपत्ति में कन्वर्ट करते हैं, सोना चांदी लेकर, तभी पैसा, एक ही शर्त पे पैसा टिक सकता है, एक ही अवस्था में पैसा टिक सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह है। तो इन लोगों का पैसा खर्च कहाँ होगा? तो अपने वर्चस्व पर, अपने प्रभुत्व पर, अपने वर्चस्व पर, अपने प्रभुत्व पर। कितने लोग मेरे नोटों की गर्मी को जानते हैं? कहने का मतलब यह है, अपने वर्चस्व को शांत करने के लिए, अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपने प्रभुत्व जमाने के लिए, कि सामने जो 10 व्यक्ति बैठे हैं वो मेरी हाँ में हाँ करें, यानी कि ठीक राजा जैसा स्वभाव। इन इनका खर्च जो है, इनका धन ना टिक पाने का सबसे प्रमुख कारण ही यही है। इनका इनके पास इनका धन ना टिक पाने का सबसे प्रमुख कारण ही यही है। इस चीज को याद रखिएगा। इसी कारण इनका पैसा नहीं टिक पाता, जिसके चलते, क्योंकि राजा का स्वभाव तो होगा ही होगा इन पे, सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा, लोग मेरे पीछे चलें। और वास्तव में इनके पीछे एक भीड़ चलती है, इनके पीछे एक भीड़ चलती है। उस भीड़ पर इनके पैसे खर्च होते हैं। वो भीड़ इनका खाती भी है और गुणगान भी करती है। ठीक नेता वाला हिसाब यह है। आगे बढ़ता हूं। चंद्रमा पर आ जाते हैं। चंद्रमा पर चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठे होंगे चंद्रमा, तो क्या होगा? तो चंद्रमा जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठे होंगे तो ऐसे जातक को
माँ के आशीर्वाद, ऐसा जातक के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद जन्मजात जुड़ा होता है। और माँ के आशीर्वाद से ऐसा जातक के पास धन होता है, लिक्विड अमाउंट में धन होता है। जी हाँ, कैश अमाउंट में धन होता है, पहली चीज। दूसरी बात, ऐसा जातक का धन नहीं टिक पाने का सबसे बड़ा कारण कि ऐसे जातकों का धन जो है लोग मार लेते हैं। इनका धन भी कोई ना कोई मार ही लेता है, क्योंकि जब भी इनके पास पैसा आता है तो कोई ना कोई रोना रोने आ जाता है, कोई ना कोई अपना गाना गाने आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, जिसके चलते अपनी गाड़ी कमाई भावनाओं में आकर सामने वाले पे खर्च कर देते हैं। सूर्य के संग एक बात बताना चाहूंगा, अष्टम में सूर्य बैठेंगे। अष्टम भाव क्या है? असाध्य रोगों का, ऐसे रोग जो साधे नहीं जा सकते। तो हड्डियों से संबंधित समस्या, हृदय से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या। चंद्रमा बैठेंगे तो शीत जनित रोग, ठंड जनित रोग, क्योंकि षष्ठ भाव और अष्टम भाव क्या है? रोगों का है। अष्टम से असाध्य रोग, षष्ठ से भी रोग का विचार करा जाता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं मंगल पर। मंगल कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे तो कहां कहां से देखेंगे? तो सप्तम से, अष्टम से और एकादश से, यहां से देखेंगे। ऐसे जातकों के पास फालतू पैसा खूब होगा, अंट संट पैसा आएगा। जहां जहां हाथ मारे, जिधर हाथ मारे वहां से पैसा ले आएंगे। मैं तो उल्टा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मिट्टी से छू के पैसा कमा लेंगे। मिट्टी तक से पैसा कमा लेंगे ऐसे जातक। इतने सोचो आप, फालतू पैसा, अंट संट पैसा, जहां हाथ मारे, जिधर हाथ मारे वहां से पैसा खींच के ले आएंगे। लेकिन इनका भी पैसा कहाँ जाता है? कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े पर, पुलिस पर, दबाव में, या अपने मित्रों की बातों में आकर, कहीं ऐसा पैसा जगह जल्दबाजी में आकर मित्रों की बातों में आकर पैसा लगा दिया और वहां पैसा फंस गया इनका। यहाँ पर बुध पर आ जाइए। तो पिछले जो तीन ग्रह मैंने बताए थे, सूर्य चंद्र मंगल, इनकी उपेक्षा बुध वाला व्यक्ति, जिसकी कुंडली के अष्टम में बुध बैठे हो, इनके पास इनकी उपेक्षा ज्यादा धन होता है। अष्टम में जिसके बुध बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन होगा, धन संचयन भी होगा, धन संचयन भी करेगा, और उस धन का इस्तेमाल करके अपने काम को भी आगे बढ़ाएगा, अपने काम को विस्तार भी देगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, इनका भी धन कई हद तक टिक नहीं पाता। संचयन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन टिक नहीं पाता। कहाँ जाता है? दिखावे पर, जल्दबाजी पर, गलत निर्णयों पर। और दूसरा, इनके आसपास वाले लोग ही जो हैं इनको लूटते हैं। आसपास वाले लोग ही हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं, आसपास से मतलब और बहुत चीजें होती हैं। तो उनको आसपास के लोग ही हैं जो हैं, जो उनको जो है नोचने वाले होते हैं, लूटने वाले होते हैं। या ये कह सकते हैं कि गुड़ के आगे चींटे मंडराते हैं। गुरु पर आ जाते हैं। गुरु पर, तो गुरु की दृष्टि षष्ठ, अष्टम और दसम पे पड़ेगी, यानी कि षष्ठ और अष्टम दसम पे बैठे होंगे। तो गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव में बैठे हों, अष्टम में बैठे हों, दसम में बैठे हों, तो गुरु की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी। ठीक है। षष्ठ में बैठे होंगे तो नौवीं दृष्टि पड़ेगी, अष्टम में बैठे होंगे तो सातवीं, दसम में बैठे होंगे तो पांचवी। यहां जब षष्ठ में, तीनों के अलग अलग प्रभाव में षष्ठ में गुरु बैठे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं गुरु धन के कारक हैं। और जब अपने ही कारक भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो 100% जातक के पास धन होगा ही होगा। अचल संपत्ति का सुख देंगे ही देंगे। पहली बात, धन होगा ही होगा, संपत्ति का सुख देंगे ही देंगे, हर स्थिति के अंदर देंगे। इस चीज को समझ लीजिए आप। क्योंकि धन कारक, यानी कि देवगुरु, धन भाव पर दृष्टि डालकर, जब धन कारक, धन का कारक ग्रह अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा, तो मैंने क्या बताया था? यो यो भावस स्वामी दृष्टो युतवा तस्य भावस्य वृद्धि। जब कोई भाव का स्वामी अपने भाव से युत अथवा दृष्ट होता है, तो उस भाव की वृद्धि करता है। यही बात कारक ग्रह पे भी लागू होगी। यह है, जब कारक भाव, कोई कारक ग्रह अपने ही कारक भाव को देखेगा तो उसकी वृद्धि करेगा। लेकिन षष्ठ में गुरु बैठे होंगे तो जातक का पैसा बीमारियों में, लड़ाई झगड़े पर, रोग में, समस्या में चला जाएगा। अष्टम पे बैठे होंगे तो रिसर्च पर, आध्यात्मिक चीजों पर, आध्यात्मिक कोर्स के ऊपर, रिसर्चों पर, इन जगह पर जातक का पैसा चला जाएगा। धर्म के कार्यों पर ऐसा जातक खूब खर्च करेगा, और जिसके चलते कई बार वो पैसा जो वो खर्च करता है वो व्यर्थ ही चला जाता है। दसम में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो निश्चिंत रहिए, आपका धन आएगा भी, धन आगमन भी होगा, धन संचयन भी होगा, धन टिकेगा भी, क्योंकि दसम में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो ये धन संचयन 100% करवा देंगे।
आगे बढ़ते हैं, शुक्र पर आ जाते हैं, ग्रहों के राजा, वो माफ कीजिएगा, शुक्र पर आ जाते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर आ जाते हैं। यह है दैत्यों के पुरोहित पर। तो शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, अष्टम, ये अष्टम से ही देख पाएंगे। अष्टम भाव को, अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर कुंडली के द्वितीय भाव को देख पाएंगे। क्या होगा, अष्टम पर दृष्टि, अष्टम पर बैठकर द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, उस अवस्था के अंदर ऐसे जातक के पास, ऐसे जातक को स्त्रियों से विशेष धन की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का सहयोग, स्त्रियों से विशेष धन की प्राप्ति, पत्नी से धन की प्राप्ति, आप स्त्रियों को पत्नी के रूप में भी समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक को स्त्री पक्ष से, स्त्रियों से विशेष सहयोग होता है, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, विशेष सहयोग होता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में, इनका भी पैसा टिक नहीं पाता। कहाँ खर्च होता है, तो फैशन में, कपड़ों पर, सजने संवरने पर, और समझ सकते हैं आकर्षण के ऊपर, भोग के ऊपर। ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह है कि पढ़ाने के क्षेत्र पे बैठा हूं, आप समझ सकते हैं। शनि, शनि अगर द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहाँ कहाँ से डालेंगे, तो कुंडली के पंचम से, कुंडली के अष्टम से, कुंडली के द्वादश भाव से। इन भावों में अगर शनि होंगे तो दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे, पहली चीज। तो होगा क्या, जब इन भावों पर दृष्टि डालेंगे शनि, तो पंचम में बैठे होंगे, तो अकूट, अपूत संपदा का मालिक, ये समझ लो आप, अकूट संपदा का मालिक होता है जातक। पंचम में शनि बैठे होंगे, जातक अपने विवेक से, अपनी तेज दिमाग से, अपनी अपने उधड़ गुण से धन आगमन करेगा। और वो धन आगमन कर तो करेगा, लेकिन वो धन तभी टिकेगा जब औरों का भला करेगा वो। क्योंकि जो ग्रह जहां से बैठेगा वहां से प्रभावित तो करेगा वो। यही शनि अष्टम में बैठे होंगे तो ऐसा जातक का पैसा व्यर्थ की खर्चों पर चला जाना, परेशानी में चले जाना, या एक ही चीज में कई बार पैसे चले जाना। 12वें में बैठे होंगे तो कोर्ट कचहरी पर, मुकदमेबाजी पर, लड़ाई झगड़ों पर, समस्याओं पर, यहां चला हो जाएगा। राहु पर आ जाइए। राहु की दृष्टि यदि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी तो राहु कहां कहां से देखेंगे, तो ये भी, राहु और केतु गुरुवत है, यानी कि इनके पास गुरु की जैसी दृष्टि है, पांचवी, सातवीं, नौवीं। तो षष्ठ, अष्टम और दसम पर राहु को ले लेते हैं। राहु और केतु मैं दोनों को ले लेता हूं। तो षष्ठ पे बैठे होंगे राहु या केतु, तो उस अवस्था में क्या होगा, इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव पर। तो उस अवस्था में ऐसे जातक का गलत खान पान के ऊपर, यह है व्यसन के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, गलत संगत के ऊपर, जातक के चलते चलने के चलते इनका धन टिक नहीं पाता। अष्टम में बैठे होंगे यदि ये, तो उस अवस्था में खुराफात में, व्यर्थ के कार्यों में, रिसर्चों में चला जाएगा। अष्टम पे राहु बैठे होंगे तो ऐसे जातक को भ्रामक, वो हिंसक पशुओं से डर लगा रहता है, जहरीले पशु से डर लगा रहता है ऐसे जातक को। 12वें में राहु केतु होंगे तो उस अवस्था के अंदर क्या होगा, वो दसम पे राहु केतु होंगे, उस अवस्था के अंदर, राहु को ले लेता हूँ, केतु तो दसम के अच्छे नहीं माने गए हैं। दसम पे राहु होंगे तो ऐसे जातक की सोच सदैव यही रहेगी कि मैं औरों का पैसा कैसे अपने पास रख लूं, औरों का पैसा कैसे अपने पास छीन कर ले आऊं। यानी कि नेता वाली सोच, किस तरह से मैं औरों का पैसा हड़प लूं, किस तरह मैं औरों का पैसा हजम कर लूं, कहां से पैसा किसका खींच लूं, इस तरह की सोच वाला। लेकिन दसम में राहु बैठे होंगे तो यहां पर भी पैसा नहीं टिक पाता, भले ही अच्छे भाव में, भले दसम में बैठे हैं ये, तब भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि गलत कार्यों से जातक के पास पैसा आ तो जाता है, इसलिए टिक नहीं सकता, प्रकृति का नियम है। जो जो जैसा धन जिस नियत से आता है, उसी नियत से जाने के रास्ते बना लेता है। यह है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया ग्रह दृष्टि प्रभाव, आज मैंने आपको पढ़ाया ग्रह दृष्टि प्रभाव। माफ कीजिएगा थोड़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं गुरुकुल के अंदर थोड़ी व्यवस्था अभी, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, और फिर भी बच्चों ने मेरी यहाँ पर व्यवस्था ऐसी कर दी है कि मैं देख, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। खैर, मीनाक्षी जी, क्या राय देना चाहेंगी आप अपनी? नमो नमः गुरु जी। नमो नमः। सॉरी, एक्चुअली ऑफिस से लेट हो जाती हूँ हफ्ते 10 दिन से, और इस करके मैं क्लास मतलब सिर्फ सुनती हूँ काम करते करते, और कुछ सुना जाता है कुछ नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे से कंटिन्यू होगा। हो चलो, सब कुछ ठीक। ठीक है, ठीक है। और कोई हाँ जी। अ,
नहीं खैर, आप पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं, और मुझे आप हाँ, लोगों का त्याग। एक तो है, जैसे आपने बोला ना गुरुजी की राहु दसम में होता है तो वो व्यक्ति गलत कार्यों से पैसा अर्जन करने की कोशिश करता है या कुछ। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे खुद के है, तो मुझे कभी भी ना धन के प्रति कोई नहीं लालच समझी रहता आप, नहीं अभी आप समझी नहीं इस चीज को लेकर। है। अभी अगर आप याद हो आपको, तो मैंने एक चीज बताई थी, वो आप शायद भूल गई। मैंने क्या बोला था, अगर आप वो गौर करती तो आपको समझ में आता कि हाँ राहु जी, जिसके घर में बैठते हैं उसका स्वरूप बना लेते हैं। बताया था मैंने कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किसके घर तो में बैठे हैं? शुक्र के घर में। शुक्र के बारे तो में। शुक्र का स्वरूप बना लेंगे, शुक्र के समान फल देंगे, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। हमेशा याद रखना, मैंने जो चीजें बताई हैं, दसम पे राहु, ये बात तो हकीकत है। दसम का राहु जातक को नीति निपुण बनाता है, कर्मठ बनाता है, कर्तव्य परायण बनाता है। अपनी ड्यूटी को, अपनी ड्यूटी के प्रति चैतन्य रहना, अपनी ड्यूटी को लेकर एक्टिव रहना, चाहे वो घर के प्रति हो, चाहे वो बाहर के प्रति हो, इनफॉर्मल या फॉर्मल लाइफ हो। लेकिन दसम के राहु के ऊपर और भी मत है, आगे चल के बताएंगे, डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि ज्योतिष अनंत सागर है। ये याद रखिएगा, मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, और हमेशा याद रखना इस चीज को। पहला पॉइंट, राहु और केतु जिसके घर में बैठेंगे उसका स्वरूप बना लेंगे, क्योंकि इनका खुद का कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। शुक्र के घर में बैठे हैं तो शुक्र का स्वरूप बना लिया, शुक्र के हम्म, गुणों को ग्रहण कर लिया, अब शुक्र के समान फल देंगे अब जय राहु। अब निर्भर करता है कि शुक्र अष्टम में बैठे हैं आपके, शुक्र हम्म, आपके अष्टम में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, है हाँ ना? जी। तो वृष, मेष, मीन, शुक्र उच्च के हो गए। और मैंने शुरुआत में, आपको याद होगा, बहुत पहले हम्म, जब कमजोर एवं वो बलवान ग्रहों के प्रभाव या कमजोर एवं पीड़ित ग्रहों के लक्षण पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, राहु और केतु कमजोर कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसी करी जाए। तो जिसके घर में बैठे हो उसका स्वामी यदि कमजोर हो तो ये कमजोर, और जिसके घर में बैठे उसका स्वामी बलवान हो तो ये बलवान। आपको कर्मठ बनाएंगे। आपकी ईश्वर भी, आप भले ही ईश्वर की उतनी आस्था ना कर पाए, उतनी पूजा ना कर पाए, लेकिन मन ही मन में ईश्वर को याद रख के चला करेंगी आप। मैं आपको खुल के आपका व्यक्तित्व बता रहा हूँ। हम्म, सिंह हम्म, लगन वाली है तो स्वतंत्र सोच वाली होंगी। हम्म, सिंह लगन यानी कि स्वतंत्र सोच वाली होंगी। सिंह हम्म, लगन यानी कि राजा सूर्य से प्रभावित होंगी, राजा वाली सोच होंगी। सब मेरी नेतृत्व करने की ताकत, प्रधान बनने की ताकत, वो तो आएगा आपके गुणों के अंदर, उसको आप नहीं रोक सकती। नहीं, मैं कहीं प्रधान नहीं हूँ। सुनिए, वो अच्छा, आठ, वो सब कहते हैं, खैर 8 साल का क्षेत्र हो गया इसमें मुझे। और मैं बताता हूँ, दसम में आपके राहु बैठे हैं। हाँ, तो राहु शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र उच्च का है। हाँ जी। शुक्र उच्च का है, जिसके चलते अब राहु ही बलवान हो गए आपके। और राहु अब शुक्र, शुक्र जैसा, शुक्र का स्वरूप बनाकर शुक्र के समान फल देंगे अब जे। इस चीज को हमेशा याद रखिए। यह है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारा व्यक्तित्व बता देता है, कुछ चीजें हम महसूस नहीं कर पाते। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। खैर, यार मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने अपना जो समय निकाल करके आप आते हैं, और पूरे दिन एक दिनचर्या, पूरे दिन एक भागन भाग, यानी कि एक पूरा अस्त व्यस्त होने के बावजूद भी आप लोग अटेंड करते हैं। और हालांकि मीनाक्षी जी के ऊपर तो मैं हमेशा कहना चाहूंगा, क्योंकि एक जॉब करना, उसके बाद फिर घर और तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्लास के लिए समय निकालना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, देखा जाए तो। सब भगवान करवा रहे हैं, सब आप लोगों का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। सही बात है। और भी कुछ नहीं, कहना, और भी कुछ, और भी कुछ टीचर्स कहना की चाहेंगे अभी तो कोई? हाँ, जी जी, बोलिए बोलिए। स- मतलब मेरा यही है कि किसी ना, मतलब हमारे जो भी वेल विशर है उनकी ब्लेसिंग्स होती है, उनकी बिल्कुल हमारे बिल्कुल लिए सही कुछ कहा। अच्छी होती है, कि हम बिल्कुल। आगे मतलब कर जाते हैं हर मुश्किल चलो, सिचुएशन को। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए। अच्छा, एक चीज एक सेकंड गुरुजी। मीनाक्षी, एक सेकंड, एक सेकंड।
अब मैं आपको अष्टकूट मिलान के तीसरा गुण तारा के बारे में बताता हूँ। यानी कि कुंडली मिलान का तीसरा गुण तारा के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, जो कि आपका जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, चलिए। कभी भी कोई भी ग्रह अपना स्वभाव, अपना प्रभाव दिए बिना छोड़ता नहीं है। जिस दिन हम इस चीज को मान लेंगे, उस दिन हम अपने व्यक्तित्व को अच्छे से जान जाएंगे। यह है। खैर, आज का जो विषय है वो है कुंडली मिलान के तीसरे गुण, यानी कि तारा। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तीसरे गुण तारा की आज मैं चर्चा करूंगा। यह है, ज्योतिष के अंदर इसको 3 अंक प्राप्त हुए हैं। और अगर देखा जाए तो महत्वता के पायदान पे ये किस नंबर पे आता है? छठे नंबर पे आता है। यह है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रजिस्टर अगर आपके पास हो, छोटा सा ये डायरी हो टेम्परेरी, इस समय आप नहीं लाए हो रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सुन लीजिएगा ध्यान से। इसमें मैं मीनाक्षी जी की मदद लूंगा। यह है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तारा है। जन्म, संपत, विपत। पहला तारा जन्म, दूसरा तारा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यारी, छठा सातक, सातवां बध, आठवां मित्र, नौवां अति मित्र। इसमें से 3 तारे अशुभ हैं, वो नोट कर लीजिए। वो कौन से हैं? पहला है तीसरा विपत, पांचवा प्रत्यारी, सातवां वध। विपत, प्रत्यारी और वध, ये 3 तारे हैं, अशुभ हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक तारे के आगे 3 नक्षत्र आ रहे हैं। जैसे जन्म के आगे, जैसे आप देखोगे कि जन्म के अंतर्गत, जन्म जो तारा है इसके अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्वनी, मधा, मूल। संपत के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आते हैं? भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इसी तरह से आप क्रम अनुसार अगर आप देखो तो प्रत्येक तारा के आगे 3 3 नक्षत्र आते हैं। अब मीनाक्षी जी का खोलते हैं। चलिए, आ जाइए मीनाक्षी जी, आ जाइए जी। अब मुझे, मैं आपको बस सरल, आपके माध्यम से मैं और को समझा दूंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको आपको बस एक हिंट देना है। जैसे अब मुझे बताओ कि वर वधु की हम मिलान कर रहे हैं, तो वर का कोई नक्षत्र बता दो। चंद्रमा, चंद्र नक्षत्र बता दो, कोई भी एक नक्षत्र रख दो आप, वर का, लड़के का। उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा देखें कहाँ पर है? मीनाक्षी जी ने बोला उत्तराषाढ़ा। ठीक है, उत्तराषाढ़ा ये हो गया। वर का नक्षत्र, यानी कि चंद्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, नक्षत्र कौन सा? चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराषाढ़ा। अब वधु का नक्षत्र बता दीजिए। हस्त। वधु का नक्षत्र इन्होंने बोला हस्त। वधु का नक्षत्र इन्होंने बोला हस्त, यहां से। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। उत्तराषाढ़ा हस्त। तो पहले वर से वधु के नक्षत्र को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हस्त था ना? हाँ जी। 20। नोट करिए मीनाक्षी जी, 20। अब 20 का 9 से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिएगा,
अगर 9 से ऊपर संख्या आ रही है, 9 से ऊपर दो संख्या आ रही हैं, जैसे 9 के बाद 10 आ गया, तो 10 का आपको भाग देना है 9 से। तो अभी कितना आया? 20 आया था शायद मेरे ख्याल से। हाँ जी। 20 का 9 से आपने डिवाइड करा, तो कितना बचा? हाँ। दो। दो बचा। हाँ जी। दो बचा। नहीं, 12 आई। हाँ, 20 का 9 से, 20 का 9 से डिवाइड करा तो 12 आए। 11। 11 आए, 11। 12 आए। 11 है, 11 सर। सॉरी। बिल्कुल सही। मेरा मैथ ही अब ठीक, सही 11। है, अब सही है, सही है, नहीं नहीं सही है। एक और बार डिवाइड कर लो, एक और बार ढंग से डिवाइड कर लो आप। मैं आपको एक जो 11। है एक और बार मौका दे रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ गलती कर रही हो आप, और आप फिर मानते नहीं हो। मैं आपको कह रहा हूँ 9 का 20 से डिवाइड करना है, 20 का। हाँ, माइनस कर रही हूँ मैं, सॉरी। आप, वही बात है, एक तो दो बचे मीनाक्षी जी, अब। दो बचे। मान जाओ, हाँ जी। रिमाइंडर हाँ आया जी। दो, शेष बचे दो। हाँ। हाँ, मैं माइनस कर रही थी, सॉरी, मैं डिवाइड नहीं कर रही। मैं जबकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ कि डिवाइड, भाग दो। कोई नहीं, चलो। हाँ। ठीक है, सॉरी। दो। तो वर्ग का, अब बाकी का जवाब देगा अविनाश, जो है। अविनाश आप आ जाओ। आप भी मीनाक्षी जी अपना म्यूट मत करना, अभी अभी म्यूट मत करना अभी आप अपना। लेकिन मैं देख रहा हूँ जी कि गुरु अब जी। जो है यहाँ पर बस मैं ही बस एक्टिव बैठा हूँ, और बाकी सब सुनने के बावजूद भी, जबकि सुनने वाले व्यक्ति के पास चांस बहुत अच्छा होता है। ये है। कोई नहीं, चलो गुरु उत्तराषाढ़ा। जी साउंड तो, अरे गुरु जी साउंड तो नहीं ना आ रहा है। हाँ, साउंड सही आ रहा है। ये है। साउंड बिल्कुल सही आ रहा है आपका, बोलो बोलो, ठीक है। उत्तराषाढ़ा से वर के नक्षत्र से वधु का नक्षत्र गिना, तो और 20। आया 20। 20 का जो जी। हमने 9 से भाग दिया, तो शेष बचा दो। अब दो को कैसे जी। गिनेंगे? यहां से गिनेंगे, तो जन्म संपत, संपत यानी कि शुभ तारा है। तो यानी कि हम्म। वर का वधु से जो नक्षत्र, वर का जो वधु से जो तारा मिला, क्योंकि तारा के तीन गुण होते हैं। वर्ण का एक गुण है, वैश्य का दो है, तारा का तीन है। तीन का आधा करोगे अविनाश, कितना बचा? तीन डेढ़। का आधा डेढ़। डेढ़। तो वर से वधु का जो नक्षत्र है मिलाप, वर से वधु का जो शुभ नक्षत्र बनने के चलते, यानी कि शुभ तारा बैठने के चलते, डेढ़ अंक मिले, नहीं मिले? डेढ़। डेढ़ वर के, डेढ़ वधु के। तो वर्ग से वधु का तो मिल गया, तो हमने डेढ़ मार्क्स दे दिए। अब बाकी देखेंगे जी। कि वधु से वर्ग को गिनने पर क्या डेढ़ मिल रहे हैं या जीरो मिल रहा है। दिखाता हूं। अब जैसे कि इन्होंने, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कराया, मैंने इन्हीं से पूछा है, और इन्होंने बताया कि बस। वधु का हस्त है और वर का उत्तराषाढ़ा है। उत्तराखंड आप है। सभी सुन रहे हो? ठीक है। अब वधु से वर को गिनेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। नौ आया, शेष क्या आया? नौ। नौ। पहले हमने वर्ष से वधु को गिना था, तो 20 आया, 20 का हमने 9 के द्वारा भाग दिया, दो शेष बचा, यानी कि संपत आया। ठीक है। संपत आया। यह है। संपत के चलते, संपत कौन सा नक्श कौन सी तारा है? शुभ तारा है। अशुभ तारा कौन से है मीनाक्षी जी? विपत, प्रत्यारी और वध, मैंने विपद लिखवाया था। प्रत्यारी वध। है ना? मैंने सब तरीके से लिखवाया है, ऐसा नहीं है। हाँ। अब वर्ष से वधु का गिना तो 9 आया, तो 9, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। नौ कौन सा आ गया? नौ कौन सा आ गया? अति मित्र। तो यानी कि वर से वधु का तारा शुभ बेटा, और वधु से वर का तारा भी शुभ बेटा, तो डेढ़ और डेढ़ कितने मिल गए? तीन। 3। तीन मिल गए। तीन मिल गए। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो हमने तारा गुण मिलाया था, वो तारा के पूरे तीन गुण मिल गए। वर से वधु का नक्षत्र का मिलान करा, वर से वधु का तारा और वधु से वर का तारा, तीन अंक मिल गए। ये है। चलो अविनाश, आप कोई दे दो। ऐसा करो, आप ही दे दो कोई। आप कोई मुझे जो है वधु वर का तारा, वर का कोई मुझे नक्षत्र बता दो, वर का जन्म नक्षत्र कोई बता दो, चंद्र नक्षत्र। तो मैं उससे आपको अभी शॉर्ट अभी बता दूंगा कैसा क्या। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताओ। 27 उत्तरा नक्षत्र में से फाल्गुनी ले लेते देखो। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ठीक है, वर का हो गया उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जी। वधु का वधु का ले लीजिए गुरु जी, पुनर्वसु। पुनर्वसु। ये किताब वो गर्म, एक सेकंड।
हाँ, तो अविनाश, माफी चाहूंगा थोड़ा। हाँ, तो आपने वर का बताया उत्तरा फाल्गुनी, और जी। वधु का कौन सा बताया आपने? पुनर्वसु। पुनर्वसु। अब मैं मीनाक्षी से पूछूंगा। पुनर्वसु। आ जाओ मीनाक्षी जी अब। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपके अच्छे के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे नहीं पूछूं, मैं नहीं पूछूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता किसी को वो अजीब लगे। लेकिन मैं चाहूंगा आगे चल के आप मुझसे भी और अच्छे लेवल पे एस्ट्रोलॉजर बनो, और अच्छे लेवल पे ज्योतिष बनो। मेरी तो ये शुभकामनाएं आपके लिए। उत्तरा फाल्गुनी और पुनर्वसु, वर का, लड़के का जी। जो चंद्र नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी है, हम्म। और हाँ लड़की का जो चंद्र नक्षत्र है पुनर्वसु वो है। अब आपको गुण पूर्ण। मिलाने हैं इनके। ये है। हाँ जी। अब उत्तरा फाल्गुनी से हम हाँ, पुनर्वसु तक जाएंगे। हाँ, ये चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। इसकी हाँ जी। प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से आ जाएगा, कंटेस्ट हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लिखा है क्या? 23 लिख दो अब। हाँ जी। अब 23 का 9 से भाग देना है। जब भी 9 से ऊपर संख्या आ जाएंगी, तो उसका 9 से ऊपर कोई भी संख्या आ जाए, उसका आप 9 हम्म। से भाग देंगे। तो 23 का भाग देना है 9 से। हम्म। कितना बचा? सही बताना, मैं फिर करेक्ट नहीं करूंगा, मैं तो सीधा। 5। आप। 5 बचा। मैंने उनसे पूछना था, फिर तुमने उनको हम्म। मुझे मालूम है ना, वो फिर हाँ। चक्कर क्या है, फिर वो उनको हिंट मिल जाता है पहले से, और फिर वो ये मुझे मालूम है ना, सबकी नवस जानता हूँ मैं, कौन किधर क्या क्या सब जानता हूँ। चलो कोई नहीं। कितना आया? 5 आया। अब हाँ। मीनाक्षी जी, 5 गिनना। 5 यहाँ से गिनो तारा से। अब क्या करना है? हमें 5 को गिनना है। तो पहला जन्म, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्त, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यारी यानी कि अशुभ तारा। यानी कि वर अशुभता। का, वर से वधु को अगर हमने नक्षत्र गिना, तो जो तारा निकल कर आया, अशुभ तारा निकल कर आया। अय, 1.5 मार्क्स कट गए वर के। 1.5 मार्क्स वर के कट गए, वर से वधु पे। अब देख लेते हैं कि वधु से वर की क्या स्थिति है। अब गिनो वधु से वर का। वधु के नक्षत्र से, पुनर्वसु से। अब गिनो आप। हाँ। 1 2 3 4 5। 5। ओहो। हम्म। वर से नहीं, वधु को गिना। पुनर्वसु। आ, पुनर् अरे सही तो हो। मैं ये कहना चाह रहा था, ये तारा गिन रहा है। जो 5 हाँ निकल कर उत्तरा आया, वो जो फाल्गुनी। तारा अशुभ आ गया। फिर देखो, जन्म 1 2 3 4 5 प्रत्यारी आ गया। यानी कि वर से वधु को गिना, तो वो भी अशुभ तारे में आ गया। 1.5 मार्क्स कट गए, 1.5 अंक कट गए। और वधु से वर को गिना मीनाक्षी जी ने, तो भी 1.5 अंक कट गए। डेढ़। यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे, वो 0 मिलेंगे। एक सेकंड, विश्वनाथ जी पूछिए। बोलिए सर। गुरु उत्तर फाल्गुनी बोला ना उन्होंने। जी उत्तर 6 फाल्गुनी, है जी जी। गुरु। हाँ तो उत्तर फाल्गुनी। पूर्णवसु से गिने तो छह आते ना गुरु, 1 2 3 4 5 6। अब सही मैं तो सही। इनके कहने पे, मैं अपना मत नहीं चला रहा हूँ। मैं अपना मत इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों के कहने पे चल रहा हूँ। और ये अब इनकी बुद्धि के ऊपर है, ये आप कैसे कर रहे हैं। अब जी मैं बिल्कुल नहीं गिन रहा हूँ मैं इस समय। मैं अगर चैतन्य बैठा होता तो मैं कमी निकाल देता। मैं इनके भरोसे चल रहा हूँ। आप बताना विश्वनाथ जी, क्या गलती है इसमें? थोड़ा आप संशोधन करो उसका। अब ये करेंगे। छह है ना गुरु। पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुनी अगर गिने तो छह है। नक्षत्र आ रहे हैं ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6। 6 आ रहे हैं, और उन्होंने बताया, अविनाश ने किसने बताया था ये? जी मीनाक्षी जी ने बताया। ये मीनाक्षी जी ने बोला 5। ये है। मैं तो और मैं भरोसे पे चल रहा था। चलो कोई नहीं, कोशिश तो करी। फिर भी इस चीज को पॉजिटिव में लूंगा मैं। आगे से मीनाक्षी जी ध्यान देना थोड़ा सा, है ना? हाँ जी जी, हाँ। हाँ जी। क्यों? क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि चक्कर ये है, मैं भैया। नहीं, ठीक है, गलती है, गलती है, ठीक नहीं है। नहीं, गलती कोई ऐसा नहीं है। कोशिश हो सकता हाँ है जी। आपसे एक चीज छूट गई हो, उस समय दिमाग कहीं और हो, क्योंकि आप बार बार इधर उधर देख रही हो, तो दिमाग आपका डाइवर्ट हो ही रहा है। ये है। हाँ, ये तो है। हाँ। बस थोड़ा सा आप बात मान लोगी ना, तो बहुत आगे जाओगी आप। ये है बस। अब अब आप बात नहीं मानती हो, पहले आप बात मानती थी, अब नहीं मानती हो बात आप। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ लिए मैंने। नहीं, पता क्या है गुरुजी, मेरे सामने ना मेरी डॉटर छोटी वाली वो लगी हुई है यहाँ से कंटिन्यू हाँ बोलने हाँ कुछ समझ ना गया। कुछ। और वो पीछे अब जाके रोक रही है बैठ के कि मेरी बात सुन नहीं रहे हैं।
तो मतलब मेरा दिमाग पढ़ाई के इधर समय भी है नहीं और नहीं नहीं, इधर भी सुनो है। सुनो, मैं गुरुकुल के अंदर भी आप पूछ लो, ये सब बैठे हैं। हाँ, मैं पढ़ाई के समय में मैं बहुत, अब आप मुझे बोलोगे कि बहुत बिल्कुल कुछ, बिल्कुल। पर बच्चे नहीं समझते ना, वो आके डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप कॉन्टिन्यू। फिर हम ही नहीं देखो, फिर हम मैं नहीं समझ रहा, वहां बच्चे नहीं समझ रहे, तो आप समझ लो अब। ये है, आप समझ लो अब, बस ये है। हाँ तो दोनों का, हाँ, छह बेटा, छठा छठा बेटा, यानी कि वर से वधु को गिना तो 0 मार्क्स मिले। साधक। लेकिन जब हाँ वधु से वर को गिना तो हमने 6 मार्क्स मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक। साधक। तो यानी कि 1.5 अंक प्राप्त हो गए अब। ठीक है। अब इसका बैठ के आज अभ्यास करना। मैंने आज 2 विषय पढ़ाए हैं, है ना, 2 क्या 3 विषय पढ़ाए हैं, नौवांश चक्र। नौवांश चक्र के ऊपर और भी बृहद चर्चा करूंगा, बृहद का मतलब और भी गहराई से चर्चा करूंगा। ठीक है। चंद्र कुंडली के ऊपर चर्चा करूंगा, चंद्र कुंडली की महत्वता क्या होती है वो भी बताऊंगा। ये बताऊंगा कि लग्न कुंडली जब कमजोर हो, लग्नेश कमजोर पड़ जाए, पंचमेश कमजोर पड़ जाए, नौमेश भाग्येश कमजोर पड़ जाए, कर्मेश कमजोर पड़ जाए, उस अवस्था के अंदर व्यक्ति का जीवन एक गरीबी पर आ चुका है जीने के लिए, वो क्या करे? वो तक्षण अपनी चंद्र कुंडली को देखे, और चंद्र कुंडली यदि बलवान है तो चंद्र कुंडली के आधार पर उपाय करे, रत्न धारण करे, उसके अंक और उसके रंगों को अपने जीवन पर अप्लाई करे, अपने जीवन पर शामिल करे, और फिर देखे उसका जीवन कितना उठाव पे चला जाता है। ये भी बताऊंगा। चंद्र कुंडली आपने सुना होगा, चंद्र कुंडली चंद्र कुंडली, मैं इसकी किस तरह से चंद्र कुंडली देखी जाए। और अगर कोई क्लाइंट, कोई जिज्ञासु, कोई परेशान, कोई आपका जजमान, कोई भी व्यक्ति आता है, वो परेशान है और लग्न कुंडली पूरी कमजोर पड़ चुकी है, उस पे आपके उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो तक्षण चंद्र कुंडली को देखिए, और ये देखिए कि चंद्र कुंडली बलवान तो नहीं है। और चंद्र कुंडली बलवान हुई, फिर लग्न कुंडली को एक तरफ करिए, चंद्र कुंडली के हिसाब से उसको रत्नों का निर्धारण करिए, रत्न पहनाइए, उसको उपाय करवाइए, नियम करवाइए, उसके इष्ट की आराधना करवाइए। कौन से इष्ट की? चंद्र कुंडली के रंग और अंक शामिल करवाइए, और देखिए 42 दिन के अंदर उस व्यक्ति की रिपोर्ट में कितना अंतर आता है। जी है। गुरु जी, जी। तो यहाँ पे से गुरु जी 6 नंबर आया, तो 6 नंबर पे तो साधक है, तो इसका क्या तो। तीन साधक शुभ तारा है, कोई प्रभाव नहीं जानना है जी। हमें, हमें गुण मिलान कर रहे हैं। अशुभ तारे कौन से होते हैं? तीसरा, पांचवा, सातवां। लिखवाया था आपको जी। मैंने, लिखा है हम्म। आपके रजिस्टर पे, सबके रजिस्टर पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये है। लेकिन कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, मैं तो आपसे बस ये कहना चाहूंगा, थोड़ी बात मान लिया करो, जैसे शुरू में मानती थी आप। अब थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं कुछ कहना भी मैंने अब छोड़ दिया है, मैं चुप रहता हूँ, आप देखती होंगी, है ना। ये है। लेकिन आपके भले के लिए कह रहा हूँ, उसका एहसास आपको बाद में होगा, जब ये क्लास होगा, जब हम नहीं होंगे तब हो जाएगा। ये है। होता भी है। लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, और अंत तक भले के लिए कहता रहूंगा आपके, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने समय, अपने विश्वास, अपने धन, तीनों का योगदान दे रही हैं। उसके बदले आपको 100% मिलना चाहिए, 70 नहीं, 100% मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए यहाँ पर। ये है। गुण गुरु जी मिलान। एक चीज पूछूं। मैं बोल लूं पहले, मैं उनको पहले उनसे बात जी। कर लूं। ये है। ये बीच में क्लाइमेक्स की तरह आ जाओगे। तो अब मैं चाहता हूं कि आप गुण मिलान पूरा सीखें, गुण मिलान करना सीख जाओगी, तो कई बार क्या होता है, मोबाइल के ऐप में गलती आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट को पकड़ लोगे आप। ये भी होता है। इसलिए हाथ से गुण मिलान करना सीख जाओगी तो गलती नहीं होगी, सटीक बैठेगा, अभ्यास से हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन आज मैंने नौवांश कुंडली की क्या मैंने महत्वता बताई, इसको मत भूलना कभी। और आज मैंने बताया कि धन वहां पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, किस कारण उससे धन जुड़ नहीं पाता, ये है। और राहु केतु के लिए सदैव याद रखना कि जिसके घर में बैठे होते हैं, उसका स्वरूप बना लेते हैं, उसके जैसा फल देते हैं फिर। ये है। दसम रख के राहु के ऊपर कई सारे ग्रंथकारों ने क्या बोला है, अगर आप सुनना चाहती तो सुनो। कर्मठ, यानी कि कर्मठ का मतलब ड्यूटी देने वाला, मेहनत करने वाला। यह है। ईश्वर को अंदर ही अंदर मानता है, पहली चीज। औरों के प्रति इंसानियत बहुत होती है ऐसे जातक के अंदर। यह है। ऐसे जातक के पिता बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। चौथी चीज, दसम में राहु जिसके बेटा होता है, ऐसा जातक बहुत हार्ड वर्कर होता है। दसम में राहु जिसके बेटा होता है, ऐसे 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 जातकों की माँ का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, माँ को कामर से नीचे के हिस्सों में समस्या, हड्डी में दर्द रहता है। ऐसे व्यक्तियों के जिनके दसम में राहु होता है, कहीं ना कहीं घर का माहौल थोड़ा प्रभावित होता है इनके। ये चीज होती है। निर्भर करता है, अभी आगे धीरे धीरे करवाऊंगा। लेकिन मेरी तो आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि आप
मैंने देखा है, विश्वनाथ जी हुए, आप हुई, और विपिन जी हुए। आप सीनियर लोग हो, समझदार हो। यह है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आपके ज्ञान में और उन्नति हो, और आगे बढ़ो तेजी से। मुझसे भी अच्छा ज्ञान हो जाए आपको। यह है, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा मैं आपको कई दिन से मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज मुझे गुरु होने के नाते बोलना पड़ा, भले के लिए। कोई नहीं। नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ आपने नहीं, बिल्कुल। जो भी बोला मे, मैं। मेरा जो आपके लिए सदैव आप सबके लिए हित में ही रहेगा, हमेशा पक्ष। यह है, हमेशा हित में ही रहेगा। जब तक रहेगा, जब तक आप कुछ ऐसा काम ना करो जिससे मुझे दुख ना हो, बस। थोड़ा वो आपको ध्यान रखना है सभी को। ये है। वो- चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो, ठीक है। विश्वनाथ जी, अंतर चेतना प्रकट करिए। अंतर चेतना, अपने व्यूज, अपना विजन रखिए। जो है, जैसे गुरु इस पे, इस पर भी आज जो मैंने नौवांश कुंडली बताई, हालांकि आप थोड़ा लेट आए, तो नौ उसकी नौवांश में एक मेरे को जो सूर्य ऊंच के थे नौवांश में, है ना गुरु? जी, तो वैसे साधक को गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बेनिफिट मिलता है गुरु? सूर्य जो है ज्यादातर गवर्नमेंट को भी देखते हैं ना, तो उनसे कुछ बेनिफिट मिलेगा? सूर्य सरकारी नौकरी, सूर्य राज्य के कारक है, शासन प्रशासन के कारक है। जब बात राज्य से आ जाएगी तो वो प्राइवेट नहीं रहेगा। जब बात शासन प्रशासन से आ जाएगी तो प्राइवेट नहीं रहेगा मामला, फिर वो सरकारी हो जाएगा। तो उस टाइम पे सूर्य को कोई घर में है तो ही अपन ये प्रिडिक्शन करना पड़ेगा? या आप जैसा आज का अगर देखेंगे नवमांश में, वो एकादश भाव में शायद सूर्य ऊंच के थे, मेरे जितना मैं ड्राइविंग कर रहा था जो देख रहा था। जरूरी नहीं है, तो जरूरी है नहीं ना? है कि निर्भर निर्भर करता है कि दसम भाव की स्थिति कैसी है, सूर्य की स्थिति कैसी है। दसम भाव हम्म। का स्वामी सूर्य के साथ युति बना करके बैठा है, दसम भाव का स्वामी मंगल के साथ युति बना करके बैठा है। सरकारी नौकरी मिलने की कुछ योग होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, वो मैं आप अच्छा। लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा। आपने अगर ऐसे आपने देखा कि इसकी कुंडली में तो सूर्य बलवान है, लेकिन वो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर ही नहीं रहा, वो तो हाँ। प्राइवेट में है, वो तो राजनीति में है। लेकिन राजनीति की भी नौकरी ये- सरकारी में आती है, शायद आपको मालूम होगा। हाँ हाँ गुरु। विधायक, एमएलए, ये सरकारी, ये सब सरकारी हैं, ये अधिकारी है। इनकी सैलरी आती है, इनको पेंशन मिलती है लाइफ टाइम तक। ये होता है। मैं आपको वो गुरु सूत्र। और एक जो हम्म, बोलिए बोलिए। आज आज का आपका जो दूसरा जो डिस्कशन था, जो आपने दृष्टि के ऊपर बढ़ाया था, हाँ, कि अगर गुरु जो है ना, वो तीन दृष्टि होती है उसकी भी, जो हाँ। छठे आठवें और दसम भाव में बैठ के हम्म। जब वो आ, दूसरे भाव को देखते हैं, विश्वनाथ जी, पैसा तो सोच समझ के छठे और दीजिएगा। आठवें भाव आप में। अपना पैसा सोच समझ के दीजिएगा। आपके छठे घर में बृहस्पति बैठे हैं, आपके हाँ छठी घर में हाँ बृहस्पति बैठे हैं, मंगल के साथ भी आई थिंक बैठे, मंगल बैठे हैं साथ, हाँ हाँ, मंगल के साथ है राहु गुरु। बैठे हैं साथ, हाँ रहा। तो छठे घर में बृहस्पति बैठे हैं विश्वनाथ जी, अभी गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है अभी, जो है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा खुल के मैं हाँ बोलूंगा हाँ नहीं। गुरु, वो तो समझ गया मैं। बस। बस वही था कुछ ऐसा रेमेडी काइंड ऑफ थिंग, अगर नहीं ठीक है, आई डोंट नो, अभी हम लोग रेडी नहीं है उसके लिए अरे कि, नहीं नहीं, है ना? अभी रेडी कर दूंगा मैं, वो मेरे ऊपर हाँ है। हाँ। थोड़ा क्या है, मेरे पैर में चोट लग गई है, मेरे जो थाइस पे बहुत बुरी तरह आज चोट लगी है। स्लिप, अरे बाप रे। घोटू मेरा सीधा अभी टूटा, सीधा मेरा पंच हुआ है। तो थोड़ा ऐसी है स्थिति। और टेक केयर करो गुरु। ये ऐसा ऐसे कभी- बहुत कई दिनों से आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है विश्वनाथ जी, अब कुछ ना कुछ तो जब ध्यान करो। वरदान है तो श्राप भी लगा, वो ये प्रकृति का नियम है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है तो उसको कुछ ना कुछ तो कष्ट होते ही होते हैं। मेरे हमारे साथ भी गुरु जी के ऊपर ये बहुत है। कष्ट है। तो लेकिन हाँ, ये तो मेरा वादा है, ये वचन है मेरा। आप लोग बस जुड़े रहिएगा मुझसे। आपकी बस शर्त क्या है, जुड़े रहना। हाँ गुरु। हाँ, एलआईसी की तरह, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये है। मैं यहाँ पर कोई इंश्योरेंस नहीं करने नहीं बैठा, मैं बीमा कि नहीं एंड में नहीं गुरु। आपको बीमे की स्कीम पकड़ा दूं मैं। ऐसा कुछ नहीं बैठा मैं। ये है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो नेचर है शुरू से ऐसा है, बहुत बहुत मेरा नेचर बहुत मिलनसार नेचर है शुरू से। निर्मल नेचर है। गुरुजी कहते हैं कि करण जी, आपका स्वभाव बहुत निर्मल है, तो बच्चों को हावी मत होने दिया करिए अपने ऊपर। ये हाँ। गुरुजी कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, गुरुकुल में भी कहते हैं। लेकिन बच्चे हमारे संग ऐसे रहते हैं, सारे शिष्य ऐसे रहते हैं कि जब हम लेक्चर करते हैं, अभी 4 घंटा पढ़ाया आज मैंने, तो बोले कि गुरुजी आप यहाँ से जाओ मत, गुरुकुल आप यहाँ से छोड़ के मत जाओ, आप इधर ही बसे रहो। मैंने कहा नहीं, जाना तो पड़ेगा।
विदाई तो होती है सबकी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो कोई बात नहीं विश्वनाथ जी, खैर। लेकिन ये है, ठीक है। समझ गए होंगे छठे घर का हाँ प्रभाव मैंने हाँ। बताया, वो आप सही है गलत है बृहस्पति का? नहीं नहीं, वो तो गुरु बिल्कुल सही है। खाली मेरे को आपने जो बोला वो पॉइंट को ही पकड़ रहा हूँ। जैसा चिट्टा घर अपने ऋण को दर्शाता है, तो शायद मेरे अभी लोन्स चल रहे हैं। लोन चल तो रहेंगे, आप अभी जो कुछ लोगों पॉइंट को बोले। पैसा दे रखा है, आपने कुछ लोगों को पैसा दे रखा है, वो पैसा देने में नाटक कर रहे हैं, छठे घर में बृहस्पति बैठे हैं। तो अभी कुछ ना कुछ ऑपरेशन या कुछ ना कुछ अस्पताल या कुछ ना कुछ परेशानी वगैरह भी देखी होगी आपने बीच में। वो किडनी सब में कुछ लग देखा गए ना होगा। गुरु, किडनी में स्टोन आया, आपको बोला था ना। वो पैसे सब तो ये है। लग गए भगवान की कृपा से। हाँ, अभी मार्केट चल रहा है, बृहस्पति में राहु की जो दशा होती है वो मार्केट की होती है। ये राहु हाँ जैसे दशा खत्म होगी, बृहस्पति में राहु खत्म हो जाएगा आपका। फिर गुरु के बाद आएंगे शनि, शनि की महादशा में उड़ जाओगे आप, पावर आ जाएगी सीधी शनि की गुरु, एक महादशा में। चीज है अभी, आपने जी जी जैसा जी। मार्केश बोला, तो लगन मेरा मीन लगन का है। तो अपन, आपने जो पॉइंट लिखाया था उसमें ये भी था कि लग्नेश भी नहीं होना चाहिए, तो मार्केश में ये काउंट नहीं आता गुरु। एक सेकंड, आपने दोबारा बोलिए। मार्केश का जो पढ़ाया था, दोबारा बोलिए। आपने मार्केश के बारे में ये भी बोला था कि वो पंचम ना हो, नवम ना हो, और मेरे ख्याल से लग्नेश ना हो। मेरे जितना नोट्स लिखा है, आई हैव टू सी। तो लग्नेश मेरा मीन लगन है। जी। तो ये मार्केश में काउंट में आता गुरु ये? मीन लगन है, तो मीन लगन है। मीन लगन के अंदर मारक ग्रह कौन से हो गए? मीन लगन के अंदर मारक ग्रह हो मंगल। गए आपका एक तो। नहीं, मंगल कहाँ से आ जाएगा मारक आपका? नहीं मंगल मारक थोड़ी आएगा। नहीं नहीं नहीं। मंगल मारक नहीं आएगा आपके। मारक हो गए विश्वनाथ जी, इस लगन के अंदर मारक हो गए आपके मीन मेष वृष शुक्र, वृष मिथुन कर्क, सिंह। सिंह सूर्य हो नहीं सकते क्योंकि सूर्य तो गुरु के मित्र हैं। सिंह, कन्या। कन्या, एक दूसरे दूसरे मारक हो गए बुध आपके, कन्या बुध। तुला, वापिस शुक्र। शुक्र, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, शनि। शनि शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह मारक हैं आपके, ये याद रखना। जब इस मारक की महादशा में जब एक दूसरे मारक का अंतर आएगा तो विशेष ध्यान रखना उस समय। यह है। हाँ गुरु। आपको मैंने जो है, आप तो काल भैरव का नियम करो और उसके बाद फिर जो अगर वो हो जाए पूरा, यह है, उसको करो अब हाँ तरीके से गुरु। जो चीजें हैं, आप बस ध्यान दो उस चीजों पर, बस ठीक ये है। है। मीनाक्षी जी क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। गुरुजी, मैंने एक ना कुंडली देखी थी, और जैसे कि शनि दसम का कारक होते हैं, कहते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली है, और शनि सप्तम के कारक और अष्टम के कारक होके दसम में बैठे हैं, नीच के होके। कर्क लगन की कुंडली है, शनि दसम में नीच के होकर के बैठे हैं, हाँ सब स्वाभाविक नीच है, के दसम होके भाव में मेष बैठे हैं। राशि आ गई। ये है, शनि अकेले बैठे हैं या कोई और भी साथ बैठा है? अकेले बैठे हैं शनि। शनि का निषेध भंग हो रहा है। शनि अकेले बैठे हैं। शनि का मंगल से राशि परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी। शनि का मंगल के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल बैठे हैं। नहीं, मंगल का नहीं हो रहा है शनि परिवर्तन। शनि कितनी डिग्री पर है? डिग्री मुझे याद नहीं है, बस मुझे ये पता है कि इसको क्या कहेंगे अगर नहीं, दशमेश न, सप्तम और अष्टम का कारक दसम में नीच का होके बैठ जाए। बिना डिग्री के नहीं बता सकता, जब तक नीचत्व भंग नहीं होगा। शनि का जो नीचत्व होता है वो 20 अंश के बाद भंग हो जाता है, मालूम होगा आपको। पहली बात। दूसरी बात, कि जब तक डिग्री नहीं मालूम होगी मैं किसी नतीजे पर नहीं आ सकता। अब मान लीजिए कि शनि 21 अंश के बैठे हैं, 22 अंश के बैठे हैं, तो वहां तो हम्म। उनका निश्चित भंग हो गया मीनाक्षी जी, वहां तो उनका निश्चित भंग हो गया। तो वहां तो सामान्य फल देने वाले हो गए। या सामान्य फल। वहां तो निश्चित भंग हो गया, इस शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। नवम में शुक्र और गुरु एक साथ हैं। नहीं, अच्छा, नौमेश शुक्र और गुरु एक नवम में साथ। है। हाँ जी। नीच के शनि हैं, दसम भाव में बैठे हैं। में आप बता रही हैं कि डिग्री मालूम नहीं हम्म। है। बिना डिग्री के विश्लेषण ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपरी ऊपरी अगर इसका विश्लेषण बनता है प्रमुख रूप से, तो नीच हम्म। के शनि जब दसम भाव में बैठे होंगे, शनि दसम के कारक होते हैं, ये आप जानती हैं। आप बता रही हाँ हैं मंगल जी। का हाँ राशि जी। परिवर्तन नहीं है पहला, फिर आप डिग्री के बारे में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे याद कार्य नहीं है। क्षेत्र में समस्या,
कार्य क्षेत्र में समस्या बनेगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता, हर कार्य विलंबित होना, हर कार्य में देरी होना, व्यय की स्थिति, अत्यधिक खर्च के चलते परेशान होना, खर्च अननेसेसिटी, व्यर्थ की परेशानियां भी जातक के जीवन काल में लगी रहेंगी। ये याद रखना, क्योंकि नीच की शनि अगर नीच भंग नहीं हो रहा है और उस चलते इनकी दृष्टि जानना पड़ेगी, उस भाव में समस्या खड़ी कर देंगे, जैसे कि 10 में मैंने बताया आपको। अच्छा। अ, शनि अगर जैसे कि इसमें अगर शनि यहाँ पे नीच के अगर 20 डिग्री से ऊपर के हो जाते हैं तो उनका नीचे तो भंग हो जाता है, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। सामान्य, अच्छा नहीं, सामान्य, सामान्य फल। सम, वो सामान्य नॉर्म, फल। वो सम हो गए, वो नीचत्व होने के बाद एक सामान्य फल देने वाले बन जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं बनेंगे, चाहे वो शनि का कोई भी ग्रह हुआ। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, और अगर जैसे आप कह रहे थे कि मंगल के साथ राशि परिवर्तन हो जाता है तो? फिर तो नीचत्व भंग हो गया। अच्छा, फिर नीचे तो भंग हो अगर गया ये अगर राशि परिवर्तन अच्छे स्थानों पर हो रहा है तो। अच्छा सामने बोल मैं ठीक। कुंडली अध्ययन में सिखाऊंगा, मैं निश्चिंत रहो आप निश्चिंत रहो, मैं समझ गया। एक दो कुंडली आपके पास है, उन्हीं से रिलेटेड आप जो है कुछ ना कुछ शेयर कर रही हो, मूवमेंट्स, कुछ ना कुछ चीजें, आप, नहीं, अच्छी बात है। ऐसे मेरा मतलब ना दिमाग में है और नहीं वो नहीं, सही चीज है। मेरे को समझ नहीं आती पर्सन, क्योंकि मैं, कार्य क्षेत्र में तो उस पर्सन की धाक है। बिल्कुल, बिल्कुल है। अब बस ये है कि, अब पर ये है मुझे कि ये समझ नहीं आया कि नीच का होके फिर या तो वही आपने कहा कि अगर उसकी डिग्री है तो वो सामान्य फल हो गया उसका। नीचत्व यदि भंग हो जाता है किसी परिवर्तन के हाँ। अनुसार, या नीचत्व डिग्री के अनुसार भंग हो गया, और हम्म। अब आप बता रही हो गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही उस पर, तो फिर उस हाँ जी, हिसाब से क्योंकि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता, कार्य क्षेत्र में समस्या होना, आए दिन परेशानी लगी रहना, घर का माहौल तनावपूर्ण होना, घर की स्थिति खराब होना, व्यय अत्यधिक होना, वाणी कड़वी होना, वाणी के चलते जातक को समस्या खड़ी दिखना, ऋण की स्थिति, इस तरह की परेशानियों से जातक घिर जाएगा अगर नहीं चीजें। है, नहीं है, ठीक है, हाँ, बढ़िया है। क्योंकि 11th हाउस में उसका चंद्रमा उच्च का है। चंद्रमा से, अब नौमांश में शनि की स्थिति को देखो, कुंडली विश्लेषण जो होता है केवल एक ग्रह हम्म। की स्थिति को देखकर नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखना। जैसे आपने बोला नहीं है, अब आप नौमांश में शनि की स्थिति को देखो, किस ग्रह की महादशा चल रही है उसको देखो, शनि की डिग्री को देखो, और भी ग्रह स्थितियां कैसी हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि एक या दो ग्रह की स्थिति को पूछकर किसी नतीजे हम्म, पर ना आए, सभी ग्रहों की स्थिति को देखा ठीक है। जाता है, डिग्री को देखा जाता है। और मैंने आपसे पहले भी बोला, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ग्रह की स्थिति को कभी भी ना पूछें, आप एक या दो ग्रह स्थिति को बताकर ना पूछें, क्योंकि प्रभाव स्वतंत्र रूप से नहीं निकलेगा। यह है। ठीक है, कोई नहीं। डिग्री का ध्यान रखना है, नवमांश का ध्यान रखना है हमने। लग्न, और नौमांश, महादशा, राशि परिवर्तन महादशा, और राशि राशि परिवर्तन, परिवर्तन। राशि परिवर्तन लिख लो आप। ग्रहों का ठीक है सर। डिग्री, अगर नीचे नीच डिग्री को पार कर गया तो सामान्य फल देने वाला हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान ठीक रखना है। है। अब मैं क्षमा ठीक है चाहूंगा सर। मीनाक्षी जी, इस समय अब जो नहीं डिनर का, नहीं, ठीक है। समय हो गया है, क्योंकि ठीक ये है। है। बाकी बस मेरी आपसे लोगों से यही है गुजारिश कि ध्यान रखो इन चीज़ों का। और आप वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी रूट है ये एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, संयम से पढ़ो, शांति से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो उस चीज़ के ऊपर। ये है, क्योंकि ज्योतिष कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कुंडली सामने आती है तो वहां पर सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए यही होती है, जिससे आप सिद्ध होंगे कि आप वास्तव में एस्ट्रोलॉजर हो। वो आपकी तभी सिद्ध होगी जब आपका जो फलादेश है वो 40% तक सही जाएगा। यह है। कोई नहीं, ठीक है, आप सब लोगों ने अपना समय दिया, हम्म। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आज के लिए, इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट।